अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात एज वी स्पीक ऑन इट्स वे हैं और भरपूर अपने फुल स्विंग में दाखिल हो चुके हैं। वी हैव लिटरली एंटर्ड द नेगोशिएशन प्रोसेस और यकीनन ये एक बहुत गैर मिसाली कामयाबी है पाकिस्तान की, जिसके बारे में जितना जिसको एम्फेसाइज किया जाए कम है, लेकिन जो बहुत ज़ाहिर है पूरी दुनिया की चुके यहाँ तवज्जो मरकूज़ है। तो एक एक खबर जो इन मुज़ाकराती इस मेज़ से आ रही है, दोनों डेलीगेशंस पहुंच चुके हैं, उनको बड़ा वार्मली रिसीव किया गया है। फिर उन दोनों डेलीगेशंस की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है अलहदा से, और जो मुज़ाकराती अमल है उसमें पूरी दुनिया एक ताक लगाए बैठी है कि वहाँ से क्या खबर आ रही है। ऐसे में सदर ट्रंप का एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान अभी अभी सामने आया है और आई थिंक बड़ा इनकम्प्लीट होगा अगर हम उस बयान को विदाउट कॉन्टेक्स्ट हम उसके अलावा बात कोई करें। सुनिएगा, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछा गया, व्हाट विल बी द डील मेकर फॉर द यूएस, यानी कि क्या ऐसी बात होगी जिससे आप समझेंगे कि यहाँ पे डील पक्की। सुनिएगा सदर ट्रंप की अपनी ज़बानी के, उनके ज़बानी में, उनके जहन में या उनके अपने अंडरस्टैंडिंग में डील मेकर क्या है। What a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's नो न्यूक्लियर वेपन की शर्त लगाई गई है सदर ट्रंप की तरफ से कि ये जो है हमारे लिए 99% डील यही है। 1% जो रह गया वो खैर वो खुद ही बताएंगे या दूसरे लोग, जाहिर है वो उनकी तरफ से वो आपसी हम आहंगी से, लेकिन आई थिंक ये इतनी कोई बहुत फार फेच्ड डील नहीं लग रही है और ये बड़ी हद तक अचीवेबल है, क्योंकि मोर और लेस इससे कबल ईरानियन जो पूरी डेलीगेशन के और आई मीन जो उनकी वैसे लीडरशिप है ईरान की, सिविलियन लीडरशिप, उनके बयानात मोर और लेस इसके साथ बड़े अलाइंड हैं और इससे पहले भी। और बहरहाल अगर ये नो डील है और अगर ये एक तरह की डील मेकर है ये वाली बात, तो आई थिंक ये भी एक सवाल बड़ा लाजिम हो जाता है कि यू नो वॉर वॉज लॉन्ग ओवर अगर यही डील आपके लिए है और यही डील मेकर है आपके लिए, क्योंकि इस बात के ऊपर तो गालिबन ईरान काफ़ी टाइम से जो है वो आमादगी का इजहार काफ़ी खुले अल्फाज में कर चुका है। एनीवे, इससे अच्छी बात यह है कि जो इस्लामाबाद टॉक्स की कामयाबी है इस नए ताज़ा तरीन सदर ट्रंप के बयान से, इसकी कामयाबी के इम्कानात इस्लामाबाद टॉक्स के और ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। ओवर टू आवर गेस्ट, फौरी तौर पे अपने तज्जिए तबसरे की तरफ इस पे चलते हैं, लेकिन अच्छा आप थोड़ी एक चंद चीज़ों को सीधा शक्ल में देखते चलिएगा। नुकाती एक पहलू इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात और कुछ इम्पोर्टेंट जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उनकी तरफ से रिपोर्ट्स और बयानात। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वैंस और ईरानी वफ़द की भी मुलाकातें। अगर हमारा सामना अमरीका फ़र्स्ट के बजाय इसराइल फ़र्स्ट के नुमाइंदों से हुआ तो कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इसराइल शुडंट कम फर्स्ट। ईरान से मुज़ाकरात की नाकामी पर किसी बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं। ईरान की फ़ौज शिकस्त खा चुकी, इनके पास बहुत कम मिसाइल रह गए, इनकी पैदावारी सलाहियत भी महदूद है। हमने ईरान को शदीद नुकसान पहुँचाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, हम अपनाए हरमज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं और सुरंगें बिछाने वाली ईरान की 28 कश्तियाँ समंदर के तह में जा चुकी हैं। हरमज़ से बारूदी सुरंगें हटाने से चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी भी मुस्तफ़ीद होंगे। सदर ट्रंप, अमरीका का मुंजमद ईरानी असासों को जारी करने पर इत्तेफाक, ये ईरानी मीडिया का दावा था। तेहरान इस इक़दाम को अमन मुआहदे के लिए वाशिंगटन की संजीदगी की अलामत के तौर पर देख रहा है। आलमी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने भी ये कहा, जबकि वाइट हाउस की तरफ से बिल्कुल इसकी तरदीद है। उन्होंने कहा कि ईरान के असासे बहाल करने की खबरों की हम तरदीद करते हैं। अमरीका हकीकी मुआहदा पेश करे और ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो ईरान मुआहदे के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर गालिबाफ की जो अमरीकी वादों की पासदारी करे, इसने लेबनान में जंग बंदी का वादा किया हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और इजरायली फ़ौज के लेबनान में हमले जारी हैं एज वी स्पीक। ये एक नाज़रीन एक बड़ा क्रिटिकल और क्रूशल पॉइंट है। 110 अफराद जाँ बहक, 9 ज़ख्मी। इजरायली हमलों में जाँ बहक होने वालों में तिब्बी कारकुन और शहरी दिफा के एहलकार भी शामिल हैं। लेबनानी मीडिया के बकौल इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शामिल कि तमाम फ़रीक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। फ़रीक़ैन ऐसी किसी इक़दाम से बाज रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। रूसी वज़ारत ख़ारजा, दूसरी जानिब मुश्तरका जो दिफाई मुआहदा है उसके तहत ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पाक फ़ौज के लड़ाका तैयारे सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पहुँच चुके हैं। सऊदी वज़ारत दिफा ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके
इस बात की कंफर्मेशन भी की है। और इम्पोर्टेंटली जो सऊदी अरेबिया के भी जो गवर्नमेंट के लोग थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर भी आए हुए थे, उससे भी इस ताने बाने जोड़े जा सकते हैं इस इम्पोर्टेंट तरीन डेवलपमेंट के, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दिफाई पैक्ट के तहत हुई है। तो फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। नाज़रीन, जावेद हुसैन साहब साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, तमाम तर बहस में हमारे साथ हैं अपने डिप्लोमेटिक विजडम के साथ। बहुत खुशामदीद आपको सर। और एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब नाज़रीन अपने डेकोरेटेड डिफेंस व्यूज़ के साथ हमसे जुड़ते हैं। आपको भी बहुत वेलकम एयर वाइस मार्शल साहब। एंड एम्बेसडर साहब, आपसे अगर बात का आगाज़ करें, बिकॉज यू लर्व्ड फॉर क्वाइट सम वाइल इन ईरान ऑल्सो, आप ईरान की तरफ से कैसे समझते हैं कि इन मुज़ाकरात को किस तरह से और कितना पॉजिटिविटी के साथ लिया जा रहा है? और ये जो उनका मुतालबा है कि इजराइल फर्स्ट नहीं होना चाहिए, क्या इस मुतालबे के हवाले से ईरानियन जो डेलीगेशन है वो पुरुमीद रहे, उनको उम्मीद रखनी चाहिए? पहले तो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की लीडरशिप को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतने अहम मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान, जिससे खित्ते का अमन और आलमी जो है एक लिहाज से अमन और जो है मुआशी तरक्की या मुआशी वेलबींग, इकनॉमिक वेलबींग उसका तल्लक है, वो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हो रहे हैं, शुरू होने वाले हैं और बल्कि हो ही गए हैं। जैसे आपने बताया कि दोनों डेलीगेशन की अलग मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब से हो गई हैं। लेकिन बहरहाल अभी मुज़ाकरात का अमल आगे चलेगा। तो जहाँ तक ईरान की जो डिमांड्स हैं, ईरान ने कह दिया कि वो अपने एक संजीदा तरीके से इस अमल में दाखिल हो रहे हैं, और अगर अमेरिका जो है भी संजीदा है तो इनके दरमियान जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल निकाला जा सकता है। और वो मुज़ाकरात के मसाइल क्या हैं? ईरान की तरफ से सबसे बड़े जो चीज़ है वो चाहते हैं कि जो सीज़ फायर हो, ये खाली सीज़ फायर ना हो, देयर शुड बी लास्टिंग पीस, एक देर पा अमन हो ईरान और अमेरिका के दरमियान। ये इस मेरे ख्याल में उनकी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है। दूसरा, वो तैयार हैं ईरान अमेरिका के साथ कि न्यूक्लियर इशू पे एक अपना इसको कोई इसका हल निकाला जाए। लेकिन अमेरिका की डिमांड है, जो ट्रम्प साहब ने अभी दोहराई है, कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। तो ईरान काफ़ी अर्से से कहता आ रहा है कि हमारे तो रहबर साहब का फतवा है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो अन इस्लामिक हैं, तो हमारा कोई इरादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का नहीं है। और 2015 में भी एक इस इशू पे एक एग्रीमेंट दोनों के दरमियान और दूसरी पावर्स के दरमियान साइन किया गया था, फिर उससे अमेरिका ने विड्रॉ किया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये इशू ऐसा है जो है तो पेचीदा, लेकिन इसका हल निकाला जा सकता है। तीसरी जो चीज़ है वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का एक नुक्ता नज़र है, उनका ख्याल है, उनकी पोजीशन है कि ईरान का वहाँ पे अमल दखल होना चाहिए, उसके कंट्रोल में होने चाहिए। साफ ज़ाहिर है दूसरे जो दूसरे खित्ते के मालिक हैं और अमेरिका की पोजीशन और है, तो इसके ऊपर भी एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की मैनेजमेंट की रजीम बनाने के ऊपर भी बातचीत यहाँ होगी। तीसरी जो चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि लेबनान में जो इस वक्त एक मेक और ब्रेक तो नहीं, लेकिन बहरहाल बहुत एक सीरियस इशू है। ईरान चाहता है कि जैसे तय पाया था इस मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले तय पाया था कि लेबनान में भी सीज़ फायर होगा, तो वो अमेरिका ने कहा कि वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन लगता है कि वो बिहाइंड द सीन वो इजराइल पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो लेबनान के ऊपर हमलों को जो है उनसे बाज आ जाएं। अब अमेरिका के लिए पोजीशन जो ये है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा तो न्यूक्लियर इशू है, लेकिन साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, और फिर उसके अलावा जो ईरान का मिसाइल कैपेबिलिटी है या ईरान के जो तल्लकात हैं विद मुख्तलिफ जो रीजनल उनकी ग्रुप्स हैं जिनके साथ उनकी हैं, जैसे हिजबुल्लाह है या हमास है या हुतीज़ हैं, उनके साथ तल्लकात की क्या नौयत होगी आइंदा वक्त में। ये मसाइल हैं जिनके ऊपर अमेरिका का एम्फेसिस होगा, और अमेरिका का सबसे बड़ा मेरे ख्याल में इस वक्त इशू है न्यूक्लियर इशू और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। तो ये बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर दोनों अगर जो ममालिक हैं उनके डेलीगेशंस वो एक सीरियसनेस के साथ, संजीदगी के साथ अगर बैठ के गुफ्तगू करें और सिंसेरिटी के साथ, तो इनमें पेशरफ्त मुमकिन है ये, हाँ, खासतौर पे न्यूक्लियर इशू पे भी
और इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे ही। लेकिन आप जब उनकी डिटेल्स में जाएं तो उसमें कुछ वक्त लगेगा। ये कोई ऐसा मसले नहीं है कि आप एक दिन में इनके सबका हल निकाल लें। ज़रूरी इस बात की है कि दोनों ममालिक संजीदगी से इसके साथ, इन इशू के साथ डील करें। और एक जो ईरान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम या इशू है या उनकी नुक्ता नज़र है वो ये है कि देयर इज़ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। तो बिकॉज उन्होंने 2 दफ़ा पहले जब मुज़ाकरात का अमल अमेरिका के साथ शुरू हुआ तो मुज़ाकरात अभी जारी थे और अमेरिका ने हमले हो ईरान गए के इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला किया। तो वो चाहते हैं कि इस किस्म की चीज़ दोहराई ना जाए और मुज़ाकरात को एक संजीदगी के साथ इस प्रोसेस को लेके आगे चला जाए। वेरी इंपॉर्टेंट सर, आई टेक दिस अहेड क्योंकि अब जो कंसर्न्स हैं वो भी सिक्योरिटी रिलेटेड ही हैं। तो वाइस मार्शल साहब, टू यू सर, क्या ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है और जिस वजह से ये शुरू हुआ, क्या अब ये एतमाद बहाल हो पाएगा? और 2 हफ्तों का तो बहरहाल टाइम है कि सीज फायर चलेगा 2 हफ्तों तक, और इनके दौरान इन 2 हफ्तों के मुतवक्के है कि कुछ लॉन्ग टर्म देर पा अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। तो ये मुमकिन होगा सर? जी बिल्कुल, जैसे एम्बेसडर साहब ने फरमाया, मैं उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आपके सवाल का जवाब दूं कि ट्रस्ट डेफिसिट तो माजी में रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स या अश्योरेंसेस हुई जिसमें पाकिस्तान ने दोनों अतराफ अपना एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी दिखाई। तो उसके नतीजे में कुछ कंडीशनल ट्रस्ट बिल्डअप तो हो गया है ना। अब अमेरिका ने जो अपने की इशू जिसको बनाया है, नंबर 1 न्यूक्लियर, वो तो ईरान 2015 में उस पे ऑलमोस्ट एग्री कर गया था। और उसके बाद के भी 2 सेशन जो सैबोटाज किए गए, उसमें भी ईरान उसके बारे में बड़ा फ्लेक्सिबल था। सिर्फ जो ऑलरेडी एनरिच यूरेनियम है, कोई 400 kg की जो क्वांटिटी मीडिया में रिपोर्ट होती है, उसका एक डिस्पोजल है जिसके बारे में मजीद इसको बारीकी से देखने की जरूरत है। आबनाए हुर्मुज़ तो कभी भी जंग की वजह ही नहीं थी, ये तो जंग के नतीजे में एक फैक्ट आया, जी आइडेंटिफाई हुआ, और फिर वो इतनी शिद्दत के साथ, मैं समझता हूं कि उसमें एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया कि इसकी रिपल्स जो हैं वो सारी दुनिया में महसूस करने हो गई। तो ईरान उसके अंदर भी किसी ना किसी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा, क्योंकि अगर ईरान उसको उस पे टॉल लगाना चाहता है या ओमान के साथ मिलके इसको उसी तरह ट्रीट करना चाहता है जिस तरह के दूसरे कुछ वाटर चैनल्स की मिसाल दी जाती है। फॉर एग्जांपल बॉस्फोरस की आप मिसाल ले लें, बॉस्फोरस पे अगरचे दोनों तरफ टर्की ही है तो इसलिए उसमें कोई कंटेंशन नहीं है, और इस दौरान अगर इसके दूसरी तरफ ओमान है और वो एग्री कर जाएगा, जिसके के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, तो फिर कोई ना कोई इसकी एक वर्किंग अरेंजमेंट बनाई जा सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जिस हद तक हम पहुंच चुके हैं। एवीएम साहब, एक बात ये भी मैं अर्ज करना चाह रही हूँ आपसे कि क्या ये बात ठीक है कि ये फिर एक अमेरिका की तरफ से बैकफुट जाया जा रहा है वाज़े तौर पर? क्योंकि जैसे आपने भी फरमाया, एम्बेसडर साहब ने भी आइडेंटिफाई किया कि ये जो न्यूक्लियर वाली बात है कि नो न्यूक्लियर, ये तो पहले से ईरान इस पर आमादा था, लेकिन अब ऐसा अमेरिका की तरफ से इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जैसे पहले वो आमादा नहीं थे अब हो गए, तो अब शायद ये तो फिर जंग का जवाब ही नहीं था फिर इन द फर्स्ट प्लेस। जी बिल्कुल, आपने जैसे अपने इंटरव्यू में कहा कि फिर तो जंग वाज लास्ट ओवर, मैं कहता हूँ फिर तो देयर वाज नो नीड टू गो फॉर वॉर, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए कि वो उनकी उस वक्त उनका टॉप प्रायोरिटी रिजीम चेंज थी, वहां पे चेहरे तो चेंज हुए शहादतों की वजह से, लेकिन नए सामने आने वाली जो क़यादत है वो पहले से ज्यादा कमिटेड है, पहले से ज्यादा चार्ज है, और उनके अंदर एक पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है जो कि एनर्जाइज्ड हैं। उन्होंने पूरी कौम को गैल्वेनाइज कर दिया इन शहादतों के बाद, उस तबाही और बर्बादी के बाद। तो अब रिजीम चेंज को तो वो नाम ही नहीं ले सकते ना। तो देखिए बात ये है कि अमेरिका क्यों मुज़ाकरात पे एग्री किया, क्योंकि अमेरिका को अगर शुरू में आयतुल्लाह की शहादत के बाद एक बड़ी इंस्टेंटली उनको एक नोशन ऑफ विक्ट्री मिला था, वो कुछ स्ट्राइक्स के बाद जंग के दूसरे हफ्ते में बाहर निकल आते,
तो दुनिया इतनी तबाही से बच जाती, बिलखुसूस बिल्कुल, ईरान बिल्कुल। और जो एडजॉइनिंग मुल्क हैं। लेकिन वो परसू करते रहे क्योंकि उनका दरपर्दा मकसद जो इजराइल का था, जिसने ये सारी प्ले बुक तैयार की और ईरान को आमादा किया, अमेरिका को आमादा किया कि वो ईरान में तबाही फैलाने में उनका साथ दें, बल्कि लीड रोल इख्तियार करें, तो उसमें तो वो कामयाबियां उनको नहीं हुई। तो अमेरिका को तो अब अपनी फेस सेविंग चाहिए, और उनकी फेस सेविंग fair, में हाँ। वो किसी भी चीज में अपना नोशन ऑफ विक्ट्री बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैं छोटा एम्बेसडर सा साहब, कमेंट सर, ये अब- दूंगा, हाँ, आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली जो एक सिंपल एनिमी एरिया से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसको उन्होंने कितना आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसकी ऑप्टिक्स क्रिएट की, जैसे उन्होंने कोई ईरान को फतह कर लिया हो। हालांकि उस पूरी बात का कंस्ट्रक्ट जिस सिंगल पॉइंट पे था कि जी एक राइट पायलट सर, और एक मैं- उसका जी, वेपन जी। ऑफिसर रिलीज करवाया, हाँ, वो टू स्टार्ट विद पहला ये सवाल तो किसी ने किया ही नहीं कि आपको उस रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। एक ऐसा मुल्क जिसका एयर डिफेंस आपने तबाह बर्बाद कर दिया था आपके Interesting, बकौल, तो interesting, वहां जी। पे वो तियारा गिरा कैसे? जी जी जी, इसका जवाब हम अपने डिस्कशन में ही बल्कि ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अभी इसी सेगमेंट में हमें अपना कोई जवाब इसका हम हासिल करें। एम्बेसडर साहब, डू यू थिंक ये जो एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया है एयर वाइस मार्शल साहब ने, ये इसका आपके दानिश में, आपके अपने रीडिंग में क्या इसकी वजह हो सकती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी? और एक और ये इजराइल वाले फैक्टर पे भी थोड़ी लाइट शेड कीजिएगा एम्बेसडर साहब, कि सिंस इजराइल तो जाहिर है बराए रास्त इस मुज़ाकरात का वो हिस्सा नहीं है, उनको जो भी कंडीशंस होंगी वो उनको रीड आउट की जाएंगी अमेरिका की तरफ से, तो क्या ये उम्मीद रखी जाए कि इजराइल उनको बड़े एक हारमोनियस अंदाज में उनको तस्लीम करेगा उन तमाम उन बातों को जो अमेरिका उन्हें बताएगा इन इस्लामाबाद टॉक से? हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया था 28 फरवरी को, उसकी क्या असल वजह क्या थी? क्या खाली न्यूक्लियर प्रोग्राम का था? अगर तो वो, तो उसकी कोई जवाब नहीं बनता। इसलिए इससे आगे जाना पड़ेगा, ये इससे डीपर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये नज़र आता है कि रिजीम चेंज उनका एक ऑब्जेक्टिव था, जो उनका ख्याल था कि हम अगर टॉप लीडरशिप को डिकैपिटेट या उनको शहीद कर देंगे तो फिर ईरानी अवाम जो है इस हुकूमत के, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगी, और वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ जाएगी जो प्रो अमेरिका भी होगी और प्रो इसराइल भी होगी। ये उनकी तवक्को थी, जो बिल्कुल उन्होंने उसमें कोई पूरी नहीं उतरी। और इस चीज़ ने उनको अपने, जो अमेरिका को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने पे आमादा किया या फोर्स किया। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हमें नज़र अंदाज नहीं करनी चाहिए वो ये है कि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को क्लोज़ किया, बंद किया, तो उसके जो असरात हैं वो खाली खित्ते तक मुरतब नहीं हुए। उनका असरात जो है वो सारे आलमी लेवल पे फैले, क्योंकि एनर्जी यानी 20% जो दुनिया का जो ऑयल एंड गैस है डेली सप्लाई, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में से गुजरती है। जब इतनी बड़ी सप्लाई में कमी आई या वो रुक गई, तो उसके फिर दूसरे मुल्कों के ऊपर मुआशी तौर पर बड़े गहरे असरात मुरतब हुए, और उसकी वजह से एक ईरान जो आलमी राय आमा है, रीजनल कंट्रीज में भी एक बेचैनी फैली, आलमी राय आमा भी अमेरिका के खिलाफ होगी। आपने देखा कि इवन नेटो कंट्रीज ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया, बिल्कुल। और इसका असर फिर अमेरिका में भी हुआ। मैं यानी देख सकता हूँ कि यहाँ पे, चूँकि मैं आजकल यहाँ पे अमेरिका और पर्सनल विजिट आया हुआ हूँ, कि यहाँ पे किस तरह से इस मामले पे सियासी तौर पे ट्रंप को कोई वाइड स्प्रेड सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, और काफी उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। मिड टर्म इलेक्शन में भी बल्कि कुछ इसके लिए कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तो इसके इन सब वजूहात की बिना पे ये जो मुज़ाकरात में उन्होंने, अमेरिका ने आखिर में आमादी का इज़हार किया, तो उसकी बड़ी वजह यही थी कि उनको जो चीज़ उन्होंने कर सकते थे उन्होंने पहले ही कर लिया था। वो ये है कि ईरान की जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ थी, जो मिसाइल प्रोग्राम थे, उनको भी काफ़ी हद तक उन्होंने डिग्रेड करने में कामयाबी हुई। अगरचे उनके पास अभी भी मिसाइल कैपेबिलिटी एक इफेक्टिव तरीके से है, लेकिन काफ़ी ईरान को नुकसान हुआ। तो उन्होंने ये, जब पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया तो उन्होंने मुनासिब मेरे ख्याल में समझा कि उनका अपने हक में यही था उनके लिहाज से कि सीज़ फायर करके मुज़ाकरात में जो बाकी चीज़ें हैं उनको एक फॉर्मल तरीके से ईरान से तस्फिया कर लिया जाए। और फॉर्मल जो इश्यूज़ हैं जो जिनके ऊपर वो आप तस्फिया चाहते हैं, वो न्यूक्लियर इशू है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, और इसके अलावा ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी और ईरान के रीजनल जो एलाइज से
उनका है अच्छा। तल्लकात हैं। जहाँ तक इसराइल का तल्लक है तो जी जी ये जनरली जो बिलीव किया जाता है वो ये है कि इस लड़ाई में आमादा करने के लिए नेतन्याहू ने बड़ा एक अहम रोल अदा किया और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को मनाने में, और जो 28 फरवरी का है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था, और वो जो जिसकी वजह से वो हमला किया गया। अब चूंकि हालात बदल गए हैं तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में इजराइल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनकी एपेक जो लॉबी है बड़ी इफेक्टिव है, उनका काफ़ी पॉलिसी इश्यूज पे उनके असर रसूख को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल जहाँ बहुत बड़ा कोई अमेरिका अपनी पॉलिसी पोजीशन लेगा जब, तो उसके ऊपर इजराइल को उसका साथ देना पड़ेगा। और अब मामलात एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक तस्फिया हो गया जैसे इश्यूज पे, जैसे खास तौर पे न्यूक्लियर इशू है और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, और मैं एक और चीज़ बात कर दूं कि मैं ईरान की डिमांड है कि उनको सैंक्शंस जो उनके जी जी यस, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पहलू है। हाँ, अगर इन चीज़ों पे एग्रीमेंट हो जाता है तो इजराइल के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा कि वो एग्री करें, जो है इस तस्वीर को यानी एक्सेप्ट करें और इसके ऊपर इसके इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह साथ साथ लेबनान के ऊपर भी हमने जैसे पहले बात कर ली है कि वहाँ भी ऑलरेडी उन्होंने जी वेरी फेयर सर। मैं एवीएम साहब की तरफ जरा लास्ट में इस पे रिक्वेस्ट करूं कि वो भी अपना इस पे हमें विजडम इम्पार्ट करें। सर आप इस पे डू यू थिंक कि जो ईरान की तरफ से भी चंद शराइत हैं वो भी एक कड़वी गोली ही गोया हुई अमेरिका के लिए, खास तौर पर कोई कैंडिडली स्पीकिंग कितनी तवक्को रखी जाए सैंक्शंस वाली जैसे बिलखुसूस बात है इस पे? देखिए, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये जो जिस सिचुएशन पे जंग 4 या 5 हफ्तों में पहुंच गई थी, उसमें अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए खुद से एक एग्जिट विंडो के लिए कोशिश करना वो अमेरिका के लिए बहुत लाजमी है। क्योंकि जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के सारे एलाइज, यूरोप में नेटो, कोई भी अमेरिका के साथ नहीं खड़ा। तो अब इन हालात में नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन और अपने पब्लिक ओपिनियन को जो है इंटैक्ट रखना, ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि अमेरिका को ये कड़वी गोली जो है वो मेरा ख्याल है ऑलरेडी वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि वो ये बात मानेंगे। और देखिए, जब इस लेवल के डेलीगेट्स बैठते हैं ना, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ों पे बैकडोर डिप्लोमेसी में जो है एक कंसेंसस डेवलप हो गया होता है। हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 15 नुकात या 10 नुकात जो हैं, जो अपोजिंग पार्टीज हैं, वो उसमें 60-70% वो एग्रीमेंट में है। अब सिर्फ ये है कि उनकी निगोशिएशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिटवीन द मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स जो उनका मैंडेट है टू मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स जो दोनों साइड्स कोशिश करेंगी कि वो उसको किस तरह, ये एक टग ऑफ वॉर है जिसके अंदर जो साइड ज्यादा लॉजिकली अपना जोर लगा लेगी मुज़ाकरात की टेबल पे, वो ज्यादा बेहतर पोजीशन पे चली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के पास अब काफी जो है मवाद हो जाएगा और वो नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत अच्छे हैं। वो अपने लिए इसमें जो है फतह का एक कोई ना कोई एंगल ढूंढ लेंगे। वेरी फेयर सर, ठीक है। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। नाजरीन, एनीवेयर हमारे सेगमेंट ये इस वक्त ये वाला इतना ही था, लेकिन एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं एक नए सेगमेंट के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के इस पार जो एक बहुत खुसूसी आज हमारे साथ नशिस्त है, हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ते हैं जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, तर्जुमान हैं आप सदर पाकिस्तान के। एंड मैं बड़ा इंक्लाइंड हूँ ये इंट्रोडक्शन साथ साथ देने में कि फ्रॉम आवर ओन फ्रेटर्निटी, वेरी सीजन सीनियर जर्नलिस्ट हिमसेल्फ। तो बहुत खुश आमदीद आपको मुर्तज़ा साहब, एंड थैंक यू आपको। तो ये आपका मेडन प्रोग्राम हुआ, तो इसके लिए आपको अलग से खुसूसी मुबारकबाद कि आप इस ऑफिस को अज्यूम करने के बाद आप पहली मरतबा आप अपेयर कर रहे हैं, और इससे अच्छा मौका शायद हो नहीं सकता। What a good omen this is for the entire country and the world. तो very warm welcome on this particular occasion also.
माइकल कुगलमैन भी हमारे साथ जुड़ते हैं नाजरीन, वो बहुत एक सीजन्ड आवाज़ हैं ख़ास तौर पर बैन अल-अक़वामी उमूर पे, एंड ऑफ कोर्स वील कन्वर्स इन इंग्लिश। वेरी वार्म वेलकम माइकल। तमाम मामले पे अपनी ख़ास तौर पर जब यूएस स्पेसिफिक टॉक्स हों या ये जो रीजन है मिडल ईस्ट वगैरह, ही कीप्स अ वेरी कीन आई ऑन द मैटर्स। मुर्तज़ा साहब, टू बिगिन विद यू प्लीज़, किस तरह से आप देख रहे हैं ये सो मच इज़ हैपनिंग, इस्लामाबाद पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हो गया, और आई एम श्योर कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर जरदारी हमेशा उनका कुछ ना कुछ रोल हुआ है, यू नो, समटाइम्स इट्स बिहाइंड द सीन्स, कभी बहुत एक्सप्लिसिट भी, कुछ इस बारे में बताइए हमें। जी, ये वाकई एक मुबारक दिन है पाकिस्तान के लिए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक रियासत के सरबराह होने के नाते से सदर जरदारी मुकम्मल तौर पर तमाम इस अमल का हिस्सा हैं। आपके इल्म में होगा कि चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा एक इजलास हुआ था ऐवान सदर में, जिसकी सदारत सदर जरदारी ने की थी, और वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, बिलावल भी थे, फील्ड मार्शल भी थे, और इसके अलावा भी आपने देखा कि वफाकी काबीना का एक खुसूसी इजलास हुआ था, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को काबीना का रुकन ना होने के बावजूद एक खुसूसी दावत पर उनको बुलाया गया था। तो सदर जरदारी मुसलसल तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस पूरे अमल में मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी शरीक हैं। वो जहाँ जहाँ उनका एक रोल बनता है वो खामोशी से वो अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन जैसे आपको खुशी है और हर पाकिस्तानी आज खुश है, चाहे वो मुल्क के अंदर है या बाहर है, तो सदर आसिफ जरदारी भी उस खुशी को और मुबारक को शेयर करते हैं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक ये भी फरमाएं प्लीज़ कि उम्मीद कितनी रखी जाए, क्योंकि इतने पोलराइज्ड माहौल में ये सब शुरू हुआ है, और फ़रीक़ैन ऐसे हालात थे कि गोया जैसे आम ज़बान में आम फहम हम कहते हैं कि एक दूसरे की सूरत तक ना गोया देखना चाहते हों, और दिस इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन। तो फिर इसके बाद उम्मीदें कितनी रोशन हैं? एक तो नंबर वन ये कि गोइंग बाय यू नो जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो वफूद आए हैं, और दूसरा आपने भी जिस मीटिंग का तस्करा किया कि खुसूसी इन्विटेशन पे बिलावल भुट्टो साहब भी उन मुलाकातों में मौजूद थे, कुछ अगर इफ़ यू कैन टेल अस अ बिट मोर अबाउट इट, क्या उनका मामला ताल्लुक भी खारजी उमूर और इस तमाम डेवलपमेंट से कुछ था? देखें, उर्दू में कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, और इससे ज़्यादा उम्मीद अफजा बात और क्या होगी कि जैसा आपने कहा कि वो लोग जो एक दूसरे की शक्ल देखना ना चाहते हों और कभी साथ ना बैठे हों, वो आज पहली बार आमने सामने बैठे हैं। तो ये एक तारीख़ी बात है। 1979 के बाद अमरीकी और ईरानी आमने सामने नहीं बैठे जी, that's correct। और आज अगर वो बैठे हैं तो वो इस्लामाबाद के शहर में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं। ये अपने तौर पर एक तारीख रकम हुई है। देखें, जहाँ तक अमन की बात है, अमन एक कोई वाक़या नहीं है बल्कि एक अमल का नाम है। पीस इज़ अ प्रोसेस, इट्स नॉट एन इवेंट। और उसके लिए आपको बहुत खामोशी के साथ, इनकिसारी के साथ, बढ़ के मारे बग़ैर, जफ्फियाँ डाले बग़ैर आपको एक बहुत मेहनत के साथ एक काम करना पड़ता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के तमाम इदारों ने, पाकिस्तान की क़यादत ने ये फरीज़ा बहुत अच्छी तरीके से सरअंजाम दिया। अच्छा, आपने वो जो झप्पियों की भी बात की, वो शायद पड़ोसी वज़ीर आज़म का आपने वो तस्करा किया, लेकिन उस पर आपसे थोड़ा मज़ीद भी जानेंगे क्योंकि वो एक अलहदा बहरहाल एक टॉपिक है। Michael, I hope you can hear us this time around. Very warm hello from myself and Murtaza Solangi as well, since he's greeted you already. How significant do you think these Islamabad talks are, or do you think there could be a plausible long-term solution? You know, of course, we have our apprehensions intact that would it just be a pause in the conflict that we are facing? Oh, these talks are crucial. I mean, this war threatens to become one of the most dangerous and expansive conflicts that the world has seen for quite some time. So absolutely, the stakes are very high.
And this is why, not surprisingly, the world's attention has turned to Pakistan, and we've got journalists from all over the world that are converging on Islamabad. It's really quite remarkable. But yes, it's going to be very difficult to get to a deal because the two sides are, of course, very hostile to each other. They have very different positions, and to this point, they've been unwilling to compromise. But at the same time, I think that each side does see a need for an off-ramp. And so I think there is an opportunity for Pakistan to facilitate maybe not a permanent peace, but at least some type of resolution to this conflict that allows peace to return, at least for now, to Iran and the wider region. Right. Bilkul, very fair, Michael. Of course, Pakistan has indeed a great opportunity in the entire matter, and the stakes are, of course, very high for everyone. मुर्तज़ा साहब, ये इसके ऊपर जितने ज़्यादा स्टेक्स हैं या लड़ाई जिस नहज पर पहुंच चुकी थी, उसके बाद से वापसी और फॉर बोथ द पार्टीज टू काइंड ऑफ डिक्लेयर देयर विक्ट्री, हर कोई ये इसमें बताए कि नहीं हमारी भी जीत हुई, बेयर मिनिमम टेक अवे क्या होगा और हर किसी का एक अपने आप को विक्टोरियस भी एंड में इसके डिक्लेयर करना, उसके लिए क्या तकाजे मुमकिन होंगे? ऑफ कोर्स वो जो आपने एक और बात की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी, आई थिंक वील टेक इट इन द लेटर हाफ ऑफ दिस। देखें, ये दोनों फरीकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जब अपने हलके में जाएं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, तो वो हारे हुए जुआरी की तरह से ना जाएं। बिल्कुल। अगर वो ऐसे जाएंगे कि हम हार के आए हैं, तो उसका जो ब्लो बैक आएगा वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस पूरे अमल की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर कोई भी हारा हुआ ना हो, सब जीते हुए हों। और अगर ये जीतते हैं तो दुनिया जीतती है, सारी दुनिया की मईशत जीतती है। वो औरतें जीतती है, वो औरतें जिनके चूल्हे नहीं जल रहे थे गैस के सिलेंडर से, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, बिल्कुल उन सब की जीत है। तो अमन जो है वो पूरी दुनिया की जीत है, पूरी आलमी मईशत की जीत है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों फरीकों को अगर ये कामयाब होते हैं मुज़ाकरात, तो अपना एक बयानिया तख्लीक करना होगा अपने हल्के के लिए कि हम जीत के आए हैं। और वो क्या जीत है जिसमें तमाम मुतहारिब फरीक अपने आप को जीता हुआ महसूस करें और सारी दुनिया कहे कि हम सब जीत गए हैं। उससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी जीत होगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग, आपने जो बयानिया तख्लीक करने की बात की है, आप मेरा ख्याल है बखूबी इस चीज़ को, इस पूरी चीज़ को आप जानते भी हैं। क्या होगा वो, ये जो $1 मिलियन सवाल है, इसका आप ही जवाब फरमाइएगा, लेकिन नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक का कहा जा रहा है उसके बाद। वेलकम बैक नाजरीन। माइकल की तरफ मैंने जाना है, लेकिन मुर्तज़ा साहब एक ब्रीफ इस बात पे जो आपकी बिल्कुल एक गोया आई एम श्योर के नाजरीन की भी वहाँ पर एक सुई अटकी होगी। आपने कहा कि बयानिए तख्लीक देना फिर ये ज़्यादा एक कैची सिचुएशन होगी कि हर किसी ने विक्टोरियस या फातेह नज़र आना है अपने हलके में, ये कैसे होगा? देखें, ट्रंप साहब के बयानात को देख लें तो वो कहते हैं कि जी हमने तमाम चीज़ें हासिल कर ली, फ़ौजी एतबार से, एटमी हथियारों के हवाले से, और हमने उनको बहुत कमज़ोर कर दिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर उनके फ़ौजी अहदाफ हासिल हो गए तो वो तो अपने आप को फातेह डिक्लेयर करेंगे। और ऐसे वक्त में कि ख़ुद जो अबना हरमज़ है उसकी जो आमद व रफ्त है, उसके लिए कोई फार्मूला अगर आ जाए तब भी ट्रंप साहब अपने आप को फातेह करार देंगे कि मैंने खुलवा तो दिया। एटलीस्ट ईरान के नुक्ते नज़र से देखें कि अगर ये जो आधी सदी का जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी पाबंदियां हट जाती हैं और ईरान जो है वो अपनी तामीर नौ शुरू करे और अपने पड़ोसियों के साथ एक नए तरह का ताल्लुक़ कायम कर ले, तो ईरान के लिए भी उसमें फ़तह ही फ़तह है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है ये बयानिया तख्लीक करना।
अगर अमन वाकई कायम हो जाए तो ये Where there's a will, there's a way, ये जी, वाली बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। अच्छा, बयानिए का जहाँ तक ताल्लुक था, माइकल, of course, from being the most sworn enemies to each other, of course, Iran and the US, and after weeks of military escalation, it's been about a month, right? So what exactly do you think convinced both the parties to finally come on table? Was it like extraordinary diplomatic efforts by Pakistan? Well, I mean, there have been some very effective facilitation efforts. You have countries like Pakistan, but also Egypt and Turkey and China more recently that have been able to convince the two sides that now is the time to think about wrapping this conflict up. Iran, because it's been facing the brunt of these attacks from Israel and the U.S., has a clear interest in the war coming to an end. And I would argue that the U.S., for domestic political reasons, wants to be able to find an off-ramp for an exit. You look at public opinion surveys in the U.S., about 65% of Americans oppose the war. And President Trump has already been facing some political troubles. You know, the rising oil prices, food inflation as well from his tariff policies have caused a lot of concern within his base. So for domestic political reasons, the U.S. government has a strong interest in finding a way to back out of this war as well. As you've identified, and Trump also kind of needs to convince his own constituency back home, more or less exactly what Murtaza Solanki has said in his earlier comment. Solanki साहब, अब बहुत एक ट्रिकी सिचुएशन है और ये अर्ज है कि आपने दो स्पॉयलर्स की बात कर लेते हैं। हम पार्टीज़ की तो बात कर रहे हैं, कुछ स्पॉयलर्स हैं। आपने कहा वो गले लगने से और मायूब किस्म की झप्पियाँ देने से ये काम नहीं होगा। क्या ये एक्सपेक्ट करना गलत होगा या बहुत ज़्यादती होगी कि अगर हम कहें कि भारत भी तो उन अफेक्टेड ममालिक में से एक था और बहुत इसका ब्रंट उन्होंने मईशत पर अपनी लिया, आम आवाम ने भुगता, लेकिन एक एक्नॉलेजमेंट या कोई रिकग्निशन, कोई ट्वीट, एनीथिंग एज सच, क्योंकि ये तो सिर्फ पाकिस्तान भारत की तो बात नहीं है, इट्स अबाउट ग्लोबल पीस। हम ज़्यादा तवक्को कर रहे हैं उनसे, अगर ऐसा कहते हैं। मुझे खुद हैरानी है इस बात के जो भारतीय मीडिया और भारतीय जो हिंदुत्व वाली जो बीजेपी सरकार है, जिसको कहना कोताह अंदेशी। आप ये देखें कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है जी उससे ज़्यादा लोग भारत के अंदर मुतासर हैं इस तेल और गैस की बहरान की वजह से। आप ये देखें कि लाखों भारतीय खलीजी ममालिक में काम करते हैं। पिछले साल 50 अरब डॉलर उन्होंने भारत को भेजे। तो मैंने तो कहा था कि जो भारतीय अवाम है वो तो दिल से दुआ कर रहे होंगे कि पाकिस्तान का ये जो अमन का जो प्रोसेस है वो कामयाब हो, क्योंकि उससे भारत को, भारत की मईशत को भी फ़ायदा है। ये इंतहाई एक बेवकूफ़ी वाली बात है और इसी वजह से आप देखें कि बहुत सारे जो अक्लमंद समझदार लोग हैं भारत में, वो मोदी सरकार और भारतीय मीडिया पे लानतान कर रहे हैं कि ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है जो कि आप कर रहे हैं। मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी झगड़े हैं भारत के साथ, और वो बहुत बड़े झगड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर भारत आज इलाकाई अमन और आलमी अमन के लिए कोई बड़ा कदम उठाता तो मैं आपके प्रोग्राम में बैठकर उनको मुबारकबाद देता। अच्छा, हमारी तरफ से ऐसी कंजूसी कभी भी नहीं हुई है। हम वी ऑलवेज बीन वेरी फोर्थ कमिंग कि अगर कोई अच्छा काम है, कोई इकदाम, कोई आलमी डिप्लोमेसी में उन्होंने किया है तो सराहने के लिए, या इवन कभी सिविलियंस की वहाँ पर अगर अमवात हों उनकी भी मजम्मत पाकिस्तान करता है। वाई ये वाला एटीट्यूड वो पलट के रेसिप्रोकेट नहीं करते, ये क्या वजह है इसकी? ये एक बीमारी है, एक जहनी बीमारी है, और हम दुआ करते हैं कि भारत के अंदर वो लोग, और एक आध देश और भी है जहाँ पर ये एक इंसानियत दुश्मन एक सोच है, तो हम जो बीमार हैं उनकी शफायाबी की दुआ करते हैं। अच्छा, जिस दूसरे देश का आपने जिक्र किया उसके बारे में आपसे बहुत ज़रूरी कमेंट आई थिंक ज़रूरी होगा, बट माइकल प्लीज़ आईड लाइक टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट विद यू। व्हाट इफ द सीज़फायर, गॉड फॉरबिड, कोलैप्सेस?
Well, I mean, clearly one of the big factors is the Israel factor. There's been confusion, or apparent confusion between the U.S., the Israeli, the Iranian sides about whether the Israeli offense in Lebanon was a part of the truce. Israel seems to think it was not, and so I think that's a key question. Of course, Iran, so long as Israel continues to carry out strikes in Lebanon, Iran is not going to be comfortable signing on to any deal. So that'll have to be something to work out. And also, again, the two sides are very close. They're not very close together in terms of positions. The U.S. has been insistent that Iran not continue its nuclear weapons program, and that is clearly something that Iran is not willing to do. So I think maybe we should have more modest expectations and hope that there'll be a resolution that leads to, for example, not necessarily a permanent peace, but an agreement to expand or extend the truce, or perhaps an agreement for Iran to open up the Strait of Hormuz in return for receiving economic and security assurances from the United States. अच्छा माइकल, यू सेड अबाउट द स्पॉइलर, मुर्तज़ा साहब आपने नाम नहीं लिया, लेकिन वो इंसिडेंटली माइकल ने खुद ही अपने कमेंट में उसका जिक्र कर दिया। इजराइल मान जाएगा, इन शराइत पे आमादा हो जाएगा। एक पहला हिस्सा ये सवाल का, दूसरा हिस्सा ये कि पाकिस्तान की जो मकामी अपोजिशन है उन्होंने अच्छा रिएक्ट किया है कि TTAP, PTI, इन्होंने सब ने अच्छे पैगाम दिए हैं कि हम बड़े पुरुमीद हैं इन मुज़ाकरात से। देखें, इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल बन रही है जिसमें ये बात बिल्कुल मुमकिन है कि इसराइल के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनके मफादात और सदर ट्रंप के जो मफादात हैं उसमें एक दूरी आ जाए। इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कि जो नेतन्याहू साहब हैं उनका जो सियासी मुस्तकबिल है उसका इन्हिसार ये है कि ये तनाज़ा बढ़े, कम ना हो। एक जिसको कहते हैं ना परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट, वो उनके मफाद में है, ट्रंप साहब के मफाद में नहीं है। जैसा कि माइकल ने आपको बताया कि जो नुकसान हुआ है ट्रंप साहब को, और 3 नवंबर को वस्त मुद्दती इंतखाबात भी होने वाले हैं, जिस तेज़ी के साथ उनके जो ग्राफ है वो नीचे गया है, तो आपका जो सवाल है कि क्या इसको रोक सकेंगे, जो इसराइल की जो सरकार है उसकी जो ख्वाहिश है उनको कोई रोक सकेंगे? मेरे ख़्याल में अगर अमेरिका चाहेगा तो उनको रोका जा सकेगा। ये जो इसराइल तैयार हुआ है कि मंगल के रोज़ पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे लेबनान के साथ, वो ऐसे खुद ब खुद नहीं हुआ। और ये जो मुकामी अपोजिशन के हवाले से मेरा अर्ज था, हैव दे रिएक्टेड मैच्योरली दिस टाइम अराउंड? देखें, जहाँ तक हिज़्ब इख्तिलाफ़ के जो मौजूदा कायद हैं कौमी असम्बली में, वो एक मंझे हुए सियासतदान हैं, तो उनसे किसी अक्लमंदी की और अच्छी बात की तवक्को रखना मेरे लिए कोई ऐसी अजूबा नहीं है। असल बात यह है कि जो दूसरी सरकार हैं जो के अंदर हैं, वो क्या कहते हैं, उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। उनका एक्स पे बड़ा अच्छा PTI के ऑफिशियल सोशल मीडिया से बयान आया है। हाँ, वो आपको पता है कि वो उनकी तरफ से नहीं है। अच्छा, वो उनकी तरफ से नहीं है, ये आपको उस पर डाउट है? हाँ, वो कहते हैं कि कोई और चलाता है। अच्छा, वेरी फेयर नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली अ लॉट डिस्कस बट आई हैव टू वाइंड अप। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब फॉर दिस वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन, एंड माइकल टू यू टू मैनी थैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।